नमस्कार दोस्तों। आज हम टॉपिक एक लेने जा रहे हैं, उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है विलोम। विलोम टॉपिक जहां भी आपके सिलेबस में है वहां पर आप कभी कभी इसमें लापरवाही कर जाते हैं और ये जो लापरवाही होती है वो लापरवाही इस लेवल की होती है कि आप सोचते हैं ये बड़ा सरल टॉपिक है। वाकई सरल है। विलोम का अगर अर्थ आप पूछें, किसी बच्चे से पूछ लें या कम पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछ लें तो इसका वो अर्थ सीधा बता देगा कि इसका अर्थ होता है उल्टा। बहुत आसानी से आपको ये बता देगा कि इसका अर्थ उल्टा होता है। इसका अर्थ होता है विपरीत, इसका अर्थ होता है अपोजिट। इसी कारण से विलोम को विपरार्थक शब्द भी कहते हैं। विपरार्थक शब्द भी कहते हैं। विपरीत अर्थ वाले शब्द जो होते हैं विपरार्थक शब्द भी कहते हैं। कभी कभी आपसे विलोम जो पूछा जाता है वो विपरार्थक शब्द के नाम से भी पूछा जाता है, तो विलोम ही पूछा जा रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अंग्रेजी में इसका एक और शब्द होता है एंटोनिम्स। लेकिन अब आप हो गए बड़े, केवल उल्टा कर देने से, केवल विपरीत कर देने से, केवल अपोजिट बता देने से आपका काम बनने वाला नहीं है। क्यों नहीं बनने वाला है? क्योंकि अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और यहां पर केवल आपसे उल्टा पूछ लिया जाए और आपको मार्क्स दे दिए जाएं, ये इतना आसान नहीं है। मैंने आपसे बताया था कि जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो अगर 10 प्रश्न हैं तो 10 में से 5 बहुत इजी और 5 बहुत टफ प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो 5 टफ प्रश्न हैं ये भी आप सॉल्व कर पाएं। 5 जो टफ प्रश्न हैं ये भी आप सॉल्व कर पाएं। ऐसे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा और वो जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपको जो टफ प्रश्न है टफ प्रश्न करने के लिए मदद करेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, आप सोचेंगे विलोम में भी कोई कॉन्सेप्ट है? सीधा अगर आपसे कोई शब्द दिया जाता है, आपसे अगर रात बोला जाता है तो तुरंत विलोम में आप दिन बोल देते हैं। कोई रात बोला तो आपने कहा कि दिन इसका विलोम होगा। किसी ने दिन बोला तो आपने रात कह दिया। किसी ने सफेद बोला तो तुरंत आपके मुंह से निकल गया काला। ठीक है ना? किसी ने कुरूप बोला तो आपके मुंह से तुरंत निकल गया सुंदर। तो इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ने की क्या जरूरत है? आपको लगेगा अरे ये तो मुझे सब आता है। बिल्कुल आता है आपको, और ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें मैं आपको नया बताने जा रहा हूं। विलोम तो विलोम ही होगा, विपरीत ही अर्थ इसका होगा। लेकिन जो कठिन शब्द होते हैं या विलोम को अगर आप बहुत सही से पढ़ेंगे तो कुछ व्याकरण के नियम होते हैं और उन व्याकरण के नियमों के तहत ही हम विलोम शब्द के सटीक शब्द का पता लगाते हैं। अगर आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं तो वहां पर आपको चुनना होता है, तो उन्हीं नियमों के माध्यम से आप उसको चुनेंगे और जहां पर आपसे पूछा जाएगा तो उन्हीं नियमों के माध्यम से आप उसको लिखेंगे। वो नियम क्या है? उदाहरण के साथ हम इसको देखते चलेंगे। व्याकरणिक नियमों, व्याकरणिक कुछ आप समझ सकते हैं कि कुछ शर्तें हैं, उनके आधार पर विलोम शब्द आप पढ़ेंगे। जैसे अगर आपसे मैं कहूं कि एक शब्द है छोटा, तो आप इसका विलोम क्या बताएंगे? बड़ा। लेकिन चुन्नू से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बड़ा नहीं बड़े होगा। आपने कहा बड़ा होगा, जो सही था, लेकिन चुन्नू थोड़ा सा गड़बड़ा दिए। वो जान नहीं पाए चुन्नू कि छोटा एक वचन में है और बड़े जो है ये बहुवचन में है। तो आपको लगेगा तो क्या करना है? छोटा और बड़ा और बड़े और छोटे, इसमें कोई अंतर थोड़ी ना है। एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, एक ही बात है। बात है, अंतर है इसमें। एक वचन का विलोम एक वचन होता है, यह बात मैं आपको समझाने जा रहा था। एक वचन का विलोम अगर आप बहुवचन करते हैं
तो बहुवचन वाला विलोम सही नहीं होगा, एक वचन सही होगा। एक छोटा सा नियम जो कि आपको कई बार कठिन प्रश्नों से बचा सकता है। यहां तो छोटा और बड़ा की बात थी तो आपको लगा कि अरे इसमें क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी ये प्रश्न कठिन भी पूछा जाएगा आपसे। ऐसे ही कुछ और नियम। एक तो हमने देख लिया वचन का नियम। तो पहला रूल जो आपको याद रखना है कि जिस वचन में विलोम आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो एक वचन हो और चाहे वो बहुवचन हो, उसी वचन में आप विलोम लिखेंगे। दूसरा, कुछ व्याकरणिक शब्द आप सुन के रखे होंगे, उन व्याकरणिक शब्दों के बारे में आप जानते हैं, आपने सुना है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। क्यों पढ़ा था इसको क्यों पढ़ा था, इसका उपयोग क्या था? विलोम में भी उसका उपयोग है। अगर आपने पढ़ रखा है संज्ञा, तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा। उदाहरण के लिए संज्ञा का विलोम संज्ञा क्यों होगा और कैसे होगा? मान लीजिए कि कोई भी नाम होता है, कोई प्लेस होता है, स्थान होता है, उसको हम संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया लड़का और आपने इधर लिख दिया रीता, क्योंकि लड़का लड़का है और रीता लड़की है। आपने कहा लड़का का विलोम रीता है क्योंकि रीता लड़की है। आप गलत हो गए। आपसे लड़का पूछा जा रहा था तो आपको यहां पर लड़की लिखना था। अब आप कहेंगे संज्ञा तो ये भी है, संज्ञा तो ये भी है। संज्ञा दोनों है, लेकिन कुछ व्याकरणिक नियम भी तो हैं। लड़का पूछा जा रहा है तो लड़का का लड़की होगा, ना कि रीता, गीता, सुनीता, मम्मी, चाची, ये हो जाएगा। आदमी लिखा गया तो आपने उधर औरत की जगह पे किसी का नाम कह दिया कि वो भी औरत है। ऐसा नहीं होता है। संज्ञा का संज्ञा होगा, और जो जिस फॉर्म में, जिस व्याकरणिक फॉर्म में ये पूछा जा रहा है, व्याकरणिक नियमों के तहत इसको लिखा जाएगा। सर्वनाम, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम ही होगा। उदाहरण, यहां पर भी ध्यान रखना है, व्याकरणिक कोटि का ध्यान रखना है कि किस कोटि में ये आपसे पूछा गया है। यह, इसका विलोम मैंने पूछा तो आपने बता दिया कि वाह, बिल्कुल सही है। ये, तो आपने कहा वे, बिल्कुल सही है। लेकिन यह का आपने कह दिया वहां, वहां भी वह प्रकार का शब्द है लेकिन वहां नहीं होगा। अगर यहां पर वहां कर दिया जाए तो वहां गलत हो जाएगा, वह सही होगा। तो सर्वनाम का सर्वनाम में ही होगा, लेकिन व्याकरणिक कोटि भी आपको देखनी है कि किस शब्द को आपसे पूछा जा रहा है, वही चीज आप लिखेंगे। अगला, क्रिया। क्रिया का विलोम हमेशा क्रिया होगा। बहुत मजेदार यहां पर उदाहरण है और यहां से प्रश्न भी आपको मिलेंगे। मान लीजिए लिखा गया आना, आना क्रिया है, वर्ब है ये, और इधर आपने लिखा गया, ये विलोम नहीं होगा। आना तो एक चीज है, ठीक है, क्रिया है, लेकिन गया ये क्रिया तो है नहीं, जाना यहां पर होगा। गया तो गलत हो जाएगा, यहां पर जाना। इन सब चीजों को सुनकर एक बात तो समझ में आ रही होगी कि अपने आप भाव नहीं लगाना है। भाव पर्यायवाची में चलेगा, लेकिन विलोम में सटीक व्याकरणिक कोटि होनी चाहिए, और वो तभी आएगी जब आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। आना का जाना होगा, आना का जाना होगा। ऐसे नहीं होगा कि वो आना इधर लिखा था और आपने उधर गया लिख दिया। एक उदाहरण और, इधर है हंसना, हंसना भी क्रिया है। इसका विलोम जो होता है वो होता है रोना, कोई दिक्कत नहीं। इसका विलोम क्या होता है? रोना। लेकिन अगर लिख दिया गया हास, हास, हास माने भी हंसना ही होता है, लेकिन इसका विलोम रोना नहीं होगा, इसका विलोम होता है रुदन। रुदन का अर्थ भी रोना है, लेकिन रोना रुदन की जगह नहीं ले सकता विलोम में, यह ध्यान रखिएगा आप। जिस व्याकरणिक कोटि का विलोम होगा, उसी व्याकरणिक कोटि में जो शब्द होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उसमें लिखा जाएगा। अगला, विशेषण के बारे में भी हम बात कर लेते हैं।
इसको थोड़ा बहुत नोट करते चलिए। जो आपको नोट्स मिलेंगे कोई जरूरी नहीं है कि ये प्रैक्टिकल बातें उसमें लिखी हो। नोट्स आपको जो मिलेगा उसमें परिभाषा होगी, कैसे विलोम बनते हैं ये भर लिखा होगा, लेकिन जो बारीकियां हैं वो नहीं लिखी होंगी। अगर आपको विशेषण कोई दे दिया जाए और आपसे विशेषण का विलोम पूछा जाए तो हमेशा विशेषण का विलोम विशेषण ही होगा। विलोम शब्द हमेशा विशेषण का विलोम ये जो होगा, और यहां से प्रश्न भी खूब आते हैं, विशेषण ही होगा। यहां पर दिया गया काला और इधर आपसे पूछा गया तो आप इसको क्या लिखेंगे? सफेद। सफेद प्रकाश भी होता है, लेकिन काला का प्रकाश आप लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। काला विशेषता बता रहा है। मान लीजिए कि कोई गुड़िया है जो काला कपड़े पहने हुई है, काला कपड़ा है, आपका चश्मा काला हो सकता है, इसका जो विपरीत शब्द होगा वो सफेद हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि कोई आपसे यहां कह रहा है श्याम, अंतर समझिएगा, तो आपने इधर कर दिया सफेद। श्याम माने काला होता है, बिल्कुल सही है, और सफेद इसका उल्टा है, ये भी सही है, लेकिन यहां पर गड़बड़ हो रहा है। श्याम का श्वेत लिखा जाता है। ये क्यों होता है ये आगे अभी समझ में आ जाएगा। तत्वों का विलोम तत्वों और तत्सम का विलोम तत्सम होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये यहां पर ध्यान रखिएगा। तो विशेषण का विशेषण हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि तद्भव अगर दिया होगा तो तद्भव का विलोम हमेशा तद्भव होगा, और तत्सम का विलोम हमेशा तत्सम होगा। तद्भव का तद्भव होगा और तत्सम का तत्सम होगा। कैसे? मान लीजिए कि यहां पर दिया है ज्वलन, ज्वलन इसका उदाहरण है तत्सम का। यहां पर हम ले लेते हैं दोनों के, इसके उदाहरण यहां ले लेते हैं और इसका उदाहरण यहां ले लेते हैं। तद्भव शब्द है और एक तत्सम शब्द है। एक शब्द दिया हुआ है तत्सम है, वो है ज्वलन, और ज्वलन में तद्भव का रूप अगर हम देखें तो यह होता है जलना। तत्सम में जिसको हम ज्वलन कहते हैं उसी को तद्भव रूप में जलना कहते हैं। अगर हम जलने की बात करें तो जलना का हो जाएगा बुझना। जलना तद्भव है और बुझना भी तद्भव है, लेकिन ज्वलन का अर्थ भी जलना होता है। इसके विलोम की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा समन। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा समन। क्यों? क्योंकि हमको तत्सम की तलाश थी, और तत्सम शब्द बुझना नहीं होता है, तत्सम जो शब्द होता है वो समन होता है। जलना और ज्वलन का अर्थ एक, लेकिन विलोम अलग अलग। और मैं ये भी बता रहा हूं कि ये सारे नियम एक दूसरे में क्या होंगे? मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहां जो नियम लागू होगा वो यहां नहीं होगा। विशेषण में भी तद्भव तत्सम काम आएगा, और तद्भव तत्सम जब लिख रहे होंगे तो हो सकता है वो शब्द किसी की विशेषता बता रहा हो, तो वो विशेषण के तौर पे भी काम करेगा। तो सारे नियमों को आपको क्या करना है? एक ही पटल पर लाके उसको समझना है, और जब एक प्रश्न करना है तो सारे नियमों के बारे में पैरेलल सोचते रहना है। जलना का बुझना, ज्वलन का समन, जबकि जलना और ज्वलन एक ही चीज को दिखा रहे हैं, लेकिन विलोम अलग अलग। कुछ बात समझ में आ रही है? अगर इतना समझ में आ गया, 8 पॉइंट हमने ये बताए हैं, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट और मैं बता दूं तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन। एक भाग कॉन्सेप्ट का कि कैसे कैसे इसके नियम होते हैं जिससे विलोम शब्दों का निर्माण होता है। एक इसमें और ध्यान रखना है, एक शब्द होता है देशज और एक शब्द होता है विदेशज। देशज शब्द यानी कि जो हमारे देश में बोला जाता है, हमारे सोसाइटी में बोला जाता है, जिसका प्रयोग हम करते हैं। एक पात्र है ये, इसको आप देखेंगे तो आप इसको कह सकते हैं, अब मैंने कह दिया तो आपको कहना पड़ेगा कटोरा, क्योंकि मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूं,
लेकिन फिलहाल ये भीख मांगने वाला कटोरा लग रहा है या खाना खाने वाला, ये आप डिसाइड कीजिएगा, लेकिन ये कटोरा है। अंग्रेजी में इसको बाउल कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में इसको बाउल कहते हैं। हमने कटोरा का विलोम पूछा तो हमारे यहां तो कटोरी हो जाएगा, इसको हम पुल्लिंग कहेंगे और इसको स्त्रीलिंग कहेंगे और कह देंगे कि कटोरा का विलोम कटोरी हो जाएगा। लेकिन बाउल का क्या होगा विलोम? जो भी होगा वो कटोरे का नहीं होगा। हो सकता है चाइना में कटोरा को चिंपू कहते हो और आपने कह दिया कटोरा का विलोम चिंपू। जापान में सुसु कहते हो सकता है कुछ ऐसा कहते हो। तो वो क्योंकि हमारा ये देशज शब्द है कटोरा, तो कटोरा का विलोम हमेशा देशज शब्द होगा, कोई विदेशी शब्द नहीं होगा। वो अपना कहते हैं तो कहते रहे, ठीक है, लेकिन विदेशज के साथ क्या अन्याय होगा? इसके साथ भी हम अन्याय नहीं करेंगे। विदेशज शब्द का विदेशज होगा, एक शब्द है अमीर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिच, इसका विलोम होता है पुअर। अमीर का विलोम पुअर नहीं होगा। बात समझ में आई? अमीर का विलोम तो गरीब होगा, पुअर नहीं होगा। अर्थ वही है, रिच इसका है लेकिन रिच का ये पुअर है, लेकिन ये विदेशज शब्द है। लेकिन ये तो यहां पर हमारे लिए तो दोनों विदेशी हो गए, लेकिन आपस में तो इनका अपना अपना अस्तित्व है ना। इसलिए जिस भाषा का, जिस देश काल का, जिस व्याकरणिक कोटि का शब्द होगा, जिस लिंग का, उस हिसाब से हम निर्धारित करेंगे कि उसका विलोम शब्द क्या होगा। मेरे ख्याल से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इतना कुछ समझ में आ गया होगा तो आप कुछ प्रश्नों का उत्तर भी दे लेंगे। जैसे कुछ उदाहरण के साथ हम इसको आज ये समाप्त करेंगे, फिर अगली क्लास में हम जाएंगे। अगली क्लास में हम इसको समझेंगे, वो इसलिए कि बहुत बड़ी क्लास बोरिंग होती है। देखिए, एक शब्द है थोड़ा, एक शब्द है अल्प और एक शब्द है कम। तीनों में कोई अंतर है? एक ही भाव ये दर्शाते हैं। कम, थोड़ा, लिटिल बिट, कुछ भी बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, सब ये एक ही भाव दर्शाते हैं। जब इनका हम विलोम लिखने चलते हैं, थोड़ा का ज्यादा, जब अल्प का हम करते हैं अति, कोई अल्प है तो इसका अति, और जब कम का हम करते हैं तो हम लिख देते हैं अधिक। ये इसके सटीक विलोम है। कम का ज्यादा भी विलोम हो सकता है लेकिन सटीक नहीं है। अल्प देखिए कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, अति भी तत्सम शब्द है, ज्यादा। और ये दूसरा यहां पे एक नियम और लगाइए, देशज और विदेशी वाला। तत्सम का मतलब क्या होता है? तत्सम, तद्भव तत्सम में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तत् माने उसके, सम माने समान, उसके समान। तत् किसके? संस्कृत। पहले संस्कृत हमारी भाषा हुआ करती थी, और तत् यानी कि संस्कृत, उसके समान। जो संस्कृत के समान शब्द हो गए, संस्कृत निष्ठ शब्द हो गए, उनको हमने तत्सम कहा। और जो परिवर्तित हो गए, जिनमें परिवर्तन हो गया, जो थोड़ा सा चेंज हो गए अपने हिसाब से, उन्होंने रूप ले लिया, तो उसको हमने तद्भव कहा। तो जो विलोम शब्द जैसे हैं वैसे लिखेंगे। एक उदाहरण और है, एक शब्द है अंधकार और एक शब्द है अंधेरा। एक ही तरह का ये अर्थ देते हैं, एक ही तरह का इनका भाव है, लेकिन अंधकार का विलोम जब हम लिखते हैं तो वो लिखते हैं सही विलोम प्रकाश, और अंधेरा का जब हम विलोम लिखने चलते हैं तो उसका लिखते हैं उजाला। अंधकार प्रकाश, अंधेरा उजाला। अंधियारा भी इधर हो सकता है, तब भी कुछ ऐसा ही रहेगा, उजियारा। अंधियारा, उजियारा क्या है? तद्भव तत्सम शब्द का अगर आपको, शब्द की पहचान है अगर आपको, तो ये कर पाएंगे। हर जो नियम है, उन नियमों का केवल एक मतलब है, सटीक विलोम की खोज करना। अगर ये आप करना जान गए तो आपके जो 5 कठिन प्रश्न आएंगे 10 में से, कहने का मतलब जो भी कठिन प्रश्न आएंगे उसको आप आसानी से कर पाएंगे। ऐसे ही एक और मैं थोड़ा सा अलग सा उदाहरण देता हूं, जहां पर आपको यह पता चलेगा
कि स्पेलिंग की भी अपनी महत्ता होती है। बचपन में जो गुरुजी लोग इमला लिखाया करते थे, सुरतलेख और सुलेख, दो चीजें आप लिखते थे। सुरतलेख यानी कि जो सुन के आप लिखते थे, तो आपकी स्पेलिंग सही होती थी। अब तो ये सब कुछ होता ही नहीं है, अब तो सीधे प्रिंट आउट बच्चे निकालते, फोटोकॉपी कराते हैं, लेकिन पहले ऐसा होता रहता था। एक शब्द है जागृति और एक शब्द है जागृत। जब हमारे पीएम बोलते हैं जागृति को बोलते हैं जागृति, प्रकृति को प्रकृति बोलते हैं, वो उनका गुजराती उच्चारण है, वो गलत नहीं है, वो उनका अपना गुजराती उच्चारण है, गुजरात में ऐसा बोलते हैं। हिंदी की दृष्टि से हम लोग उसको गलत समझ सकते हैं। जागृति का जब विलोम हम लिखेंगे तो सुसुप्ति होगा, और जब जागृत का लिखेंगे तो ये सुसुप्त होगा। स्पेलिंग पे भी आपको ध्यान देना होगा। जागृति सुषुप्ति, जागृत सुषुप्त। जरा सा चूकेंगे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। सावधानी अगर हटी तो दुर्घटना घटी। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, एकवचन, बहुवचन, तद्भव, तत्सम, ठीक है, देशज, विदेशी, इन सभी नियमों को ध्यान में रख के और इनकी व्याकरणिक कोटि पर विशेष जोर देके आप और हम इन प्रश्नों को सही कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे, उसको मैं आपको बताया दे रहा हूं। आज ये आधा पार्ट कॉन्सेप्ट का हो गया। अगले में हम बात करेंगे विलोम शब्द कैसे बनते हैं। कई नियम हैं जिनके आधार पर विलोम शब्द बनते हैं, और विलोम शब्द कैसे हम छांटते हैं या लिखते हैं। ये जो पोर्शन होगा ये ओल्ड ईयर के जो क्वेश्चन हैं उन पर बेस्ड होगा, जो पुराने प्रश्न हैं उन पर बेस्ड होगा। यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे उनको कुछ उदाहरण के तौर पर देखना, फिर जरूरत पड़ेगी तो हम कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने डिस्कस कर देंगे पीडीएफ फॉर्म में या जैसा भी होगा। ये सेशन जो होगा उसके बाद में आपका विलोम शब्द का जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। अवधारणात्मक समझ जो है वो विकसित हो जाएगी। फिर आपको नोट्स मिलेगा, नोट्स आप कंप्लीट पढ़ेंगे, फिर उस पर टेस्ट दे देंगे, और एक टॉपिक आपका ये विलोम कंप्लीट हो जाएगा। आप रिवीजन करते रहेंगे, एक भंडार होगा आपके पास, एक संग्रह होगा, लेकिन वो आपको बार बार पढ़ना होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इसको बार बार रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।